आप देखिए कि ममता बनर्जी तैयार नहीं है जी। अखिलेश यादव बिना मन के वहां बैठे हुए नीतीश कुमार के साथ कि महागठबंधन में ये अपना ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं जी। तो भाजपा इस बात से अगर नहीं डरी तो किस बात से डरेगी? देखिए उनकी इच्छा नहीं है कि नीतीश कुमार को वो देखें, वो बार बार तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहने वाले हैं जी, वो एनडीए में का एक नंबर 2 कैसे हो सकते हैं? ऑलरेडी जदयू के सांसदों को भी तोड़कर अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जो विपक्षी एकता करने की कोशिश की जा रही है ये बहुत सफल नहीं हो रही है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। आज एनडीए गठबंधन की चर्चा होगी। एनडीए में कितने दल हैं इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आधिकारिक रूप से एनडीए में 2 दल हैं, लेकिन बिहार एनडीए में कितने दल हैं? तो अभी भी एक ही दल है। बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से कई दल हैं। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, पृथ्वी माली सहित कई अन्य दल अभी लाइन में हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए में नंबर 2 की कुर्सी जी उपेंद्र कुशवाहा ले चुके हैं या अभी कुछ और जद्दोजहद करना बाकी है? नहीं, ये सेफली कहा जा सकता है कि चिराग पासवान, पृथ्वी माली बहुत हद तक, चूँकि मुकेश सहनी अब इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी दोनों तरफ से उनको ऑफर है, उनका एक विश्लेषण अलग से हम करेंगे क्योंकि पृथ्वी माली के फिलहाल हाथ में मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है जी, तो वो ये कह देना कि वो पिछड़ गए ये गलत होगा। चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, पृथ्वी माली, इन सभी से और मांझी भी इन सभी से कहीं ना कहीं पहले जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात करके अपनी बातें उन्होंने स्पष्ट कर ली, एजेंडा तय कर लिया कि किस तरह से काम करना है, किनके खिलाफ काम करना है, तो ये एक बड़ी जीत है चुनाव से पहले। और इसे देखिए, एक होता है कि सिंपल रेस होता है, एक होता है बाधा दौड़। तो चुनावी रणनीतियों में जब गठबंधन होता है तो बाधा दौड़ जैसा होता है, रिले रेस होता है, अलग अलग तरीके की बाधाएं आती हैं, तो उनको पार कर पाना गठबंधन में संभव नहीं हो पाता है। आप देखिएगा कि लगभग महागठबंधन का ये स्वरूप जो है ये चुनाव तक नहीं रह जाएगा जी, बहुत मुश्किल है कि यही स्वरूप चुनाव में उतर जाए। अब आज ही देखिए आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जहां बाकी सारे दल एक तरफ है, वहीं सीपीएम अलग है। उसने तय कर दिया है कि अगर ये होगा नीतीश कुमार के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की ये दोगली नीति है। कई विधायकों ने कड़े शब्दों का प्रयोग किया। सीपीआई नाराज है बहुत दिनों से, मैं ऐसे भी आपको बोल रहा हूँ। सीपीआई के उन्होंने कहा कि हम सरकार में समर्थन दिए हैं लेकिन शामिल नहीं हुए। सीपीआई के सभी दल नाराज हैं, तीनों दल नाराज हैं, माले सभी टोटल 16 जो विधायक हैं वो सभी नाराज हैं। कोई सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहता? कि हिस्सा बनने का मतलब है कि इन सारी नीतियों का भी हिस्सा बनना पड़ेगा, जो गलतियां हो रही है उनका भी हिस्सा बनना पड़ेगा, और उसका कलेक्टिव जो गिल्ट है वो नहीं लेना चाहते हैं वो विधायक और वो पार्टियां, और इस वजह से इनकी नाराजगी भी है। कांग्रेस अलग नाराज है। कांग्रेस को लगता है कि उन्हें बिहार मंत्रिमंडल में और एक स्थान मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने वो रोक रखा है क्योंकि पहले नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कीजिए राष्ट्रीय स्तर पर, तब आपको बिहार में उसका फल मिलेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखा था। तारापुर के चुनाव के बाद उनको बाहर कर दिया गया था, और अगर एंट्री हुई है उनकी तो उनकी एंट्री केवल और केवल नीतीश कुमार ने कराई है कांग्रेस की। इसी तरीके से मांझी जी का भी आपको लगभग पता है क्या है उनका कहने का मतलब जी। भाजपा लगातार उन्हें ऑफर कर रही है, वो अमित शाह से मिलते हैं। अमित शाह से मिलकर जिस वक्त नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उसी वक्त, उसी घंटे, उसी मिनट अमित शाह से उनकी मुलाकात का क्या मतलब निकलता है? कुछ भी कह दे मांझी, गंगा जी में खड़ा होकर कह दे कि मैं अमित शाह से डील करने नहीं गया तो मैं नहीं मानूंगा। क्या अमित शाह ने ऑफर नहीं दिया होगा? निश्चित तौर पर दिया है। अरे नीतीश कुमार को पता है भाई, पूर्णिया के मंच से नीतीश कुमार क्यों ये बात कहते कि बुला रहा है, जाइएगा मत, हम ही देंगे आपको। क्या देंगे आपको? क्या दिया आपने? जो वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल के विस्तार की बात थी वो भी खत्म हो गई। दिल्ली आप गए तो यहाँ से सभी अपने मंत्रियों को, नेताओं को लेके गए हैं, लेकिन आपने मांझी जी को छोड़ दिया। इतने बड़े कद के नेता थे, तो नाराजगी तो है ही ना उनको। और वो नाराजगी भले ही चूंकि अब इस गठबंधन में है तो जाहिर तुरंत नहीं कर सकते हैं जी जी। लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने भी अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं, और एनडीए में उनके लिए बढ़िया व्यवस्था
किया हुआ है। जी। इतना ही नहीं, चिराग पासवान की तरफ बढ़िए आप देखिए चिराग पासवान की स्थिति क्यों गड़बड़ा गई है। चिराग पासवान की स्थिति इसलिए गड़बड़ाई है क्योंकि पशुपति पारस वहां पहले से मौजूद है और पशुपति पारस को लेकर एक बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश किया गया कि उनके सारे सांसद जो है वो उनसे अलग हो जाएंगे। एक एक सांसद को पकड़ पकड़ के उन्होंने मोदी के सामने प्रस्तुत कर दिया और कहा देखिए गिन लीजिए, कम बेसी तो नहीं ना है। अब बताइए आप मुझे कि नरेंद्र मोदी के पास मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है कि उन सांसदों को पहले टिकट दे। जी। अब उनको टिकट देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जदयू का जो सीट था 17 वो सीट पे चुनाव लड़ी थी, 17 पे लड़ी थी, 16 सीट आई थी, तो 17 सीट जो जदयू का था उसी में एडजस्ट करेंगी ना करना। और उसमें भी हमको उम्मीद है कि ज्यादातर 5-10 सीट अपने पास भाजपा रखना चाहेगी। जी। तो आप समझिए कि जो 10-12 सीट बच रहा है अंततः उसी में एडजस्ट करना है सबको, करना ही है। 5-6 सीट ऑलरेडी पशुपति पारस लेके चले जाएंगे। अगर पशुपति पारस को खबर जो आ रही है कि किसी 1-2 सांसद का टिकट अगर काटती भी है तो एक राज्यपाल बनाना पड़ जाएगा और एक आपको देना पड़ जाएगा राज्यसभा की सीट, तो राज्यसभा की सीट भी चली जाएगी हाथ से। हो सकता है उनके सांसद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ ले। खुश किया जा सकता है, हो सकता है कि एडजस्ट किया सकता है, लेकिन ये तय है कि पशुपति पारस के किसी सांसद को अब भाजपा भागने नहीं देगी क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें किसको दे दी है, भाजपा को। कि आप भी समझिए हम तो दे दिए आपको, गिना दिए सब, अब घटेगा बढ़ेगा तो आपकी जिम्मेवारी हो गई। और निश्चित तौर पर भाजपा नहीं चाहेगी कि जीते हुए किसी भी सांसद को वहां से हिलाए क्योंकि फिर वो सांसद महागठबंधन में जाकर हथियार बन जाएगा। ऑलरेडी जदयू के सांसदों को भी तोड़कर अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। कई सांसद जदयू के हैं जो पटना एयरपोर्ट पे, आपने सुनी चर्चा ना कि पटना एयरपोर्ट पर भाजपा के नेताओं से जब मिलते हैं आते समय, एयरप्लेन में कभी मुलाकात होती है सांसदों की भाजपा नेताओं से, तो क्या कहते हैं कि नीतीश जी को इस तरफ लेते आइए आप लोग, बात कीजिए नीतीश जी से। क्यों बात कीजिए? नीतीश जी अब खुद ही तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर इन सांसदों में भी टूट होनी है जी। और जिस तरीके से आरसीपी सिंह आए थे, ये लगा था कि आरसीपी सिंह आए हैं तो आरसीपी सिंह भाई भाजपा के मजबूत करेंगे, जदयू को तोड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को तोड़ा भी। ये गलत नहीं होगा कहना कि नीतीश कुमार को अच्छा खासा डैमेज किया, उनके गृह जिला में डैमेज किया, श्रवण कुमार के गांव से लोगों को तोड़ा, नीतीश कुमार के गांव से लोगों को तोड़ा, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपने ऊपर का कितना विकेट गिराया, आपने ऊपर का मंजिला कितना गिराया, आपने अब तक जितने लोग आपके साथ गए थे जदयू छोड़कर, जो आपको मजबूत करते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? बार बार ये खबरें आती हैं कि भाजपा से आपकी बात हो गई है और फिर अगले ही दिन सब कुछ गुड़गुड़ हो जाता है जी। तो आप लगभग 2 हफ्ते तक दिल्ली में रहे हैं और आपकी मुलाकात भाजपा किस नेता से आपको सार्वजनिक करना चाहिए ना जी। आपको बताना चाहिए ये बात कि आखिर किन नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है, भाजपा में क्या आपके लिए रास्ता निकल रहा है। आपने कहा पार्टी बनाएंगे, आप वो भी नहीं अपने बनाई जी जी। आपने कहा कि हम भाजपा से डील करेंगे और भाजपा ज्वाइन करने की खबर भी हमारे पास आई, वो भी नहीं हुआ। दिल्ली में रहने के बावजूद इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, या टिकट कटा के लोग बैठे होते इनके कार्यकर्ता, किस कारण से रुक गया। अब आज अजय आलोक ज्वाइन कर लिए हैं, आपको पता है ना अजय आलोक और इनको एक साथ मंच पे ज्वाइन करना था जी। मतलब इनका इंतजार अजय आलोक भी नहीं कर पाए और वो भी चले गए। मतलब स्पष्ट है कि आरसीपी सिंह का काम गड़बड़ा गया है जी। तो आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई होते हैं नंबर 2 की पोजीशन से और काफी पीछे चले जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं मांझी जी। तो मांझी जी के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया कि भाजपा चिराग पासवान, मांझी जी की बात पहले खत्म कर लेता हूं मैं। मांझी जी ने लगभग अपने तरफ से भाजपा के समक्ष जो शर्तें रखनी थी वो रख दी है जी। अब भाजपा ने भी मांझी जी को कमोबेश जो शर्तें हैं उनकी मान ली है। उनके पुत्र को केंद्रीय मंत्री बनाने की भी बात लगातार चल रही है, मांझी जी को राज्यसभा में एडजस्ट करने की बात तक चल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मांझी जी के पास बेहतर ऑप्शन नहीं है? लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के साथ वो अटैच्ड है अभी और एक विपक्षी एकता की जो तैयारी चल रही है, मांझी जी चाहते हैं कि अंतिम समय तक की तैयारी देख लें। कितनी तैयारी है, कितना बेवत है, मांझी को भी पता है कि आएगा तो मोदी ही। निश्चित तौर पर ये मोदी इस बार बहुत मजबूत है और ये विपक्षी एकता की जो कवायद हो रही है ना, यही साबित करती है कि नरेंद्र मोदी को रोक पाना कितना डिफिकल्ट है। सबको जुटना पड़ रहा है, सबको जुटना पड़ रहा है और सब बड़े बिना मन के जुट रहे हैं लोग। आप देखिए कि ममता बनर्जी तैयार नहीं है, अखिलेश यादव बिना मन के वहां बैठे हुए नीतीश कुमार के साथ, और उनकी देखिए उनकी इच्छा नहीं है कि नीतीश कुमार को वो देखें, वो बार बार तेजस्वी यादव को देख रहे हैं और फिर भी नीतीश कुमार बगल में खड़े होकर किसी से दांत रिपोर्ट रहे हैं जी। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जो विपक्षी एकता करने की कोशिश की जा रही है ये बहुत सफल नहीं हो रही है। लेकिन इतना जरूर कह दूं कि कांग्रेस इसके लिए तैयार हो गई है, जो कि एकदम सबसे बड़ा जो कहा सकता है ना कि नीतीश के लिए हाँ एक बहुत बड़ा जो फायदा नीतीश के लिए है वो हो गया है।
और जिन मजबूरियों में कांग्रेस तैयार हुई हो, निश्चित तौर पर मांझी देखना चाहते हैं कि नीतीश कितना उड़ान भरते हैं। क्या नीतीश कुमार में जो हवा भरी जा रही है ये हवा वाकई नीतीश को उड़ा पाएगी, और यदि अगर अंतिम स्थितियों में लगता है मांझी जी को कि नीतीश गड़बड़ा जाएंगे, जो कि लग रहा है, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार मांझी नीतीश कुमार के जाने का भाजपा में इंतजार नहीं करेंगे जी, पहले वो पहुंच जाएंगे वहां पे। तो कहीं ना कहीं मांझी जी भी उस पोजीशन पर नंबर 2 के बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आ सकते थे, लेकिन चूंकि इनके और भाजपा के बीच नीतीश कुमार अटके हुए हैं तो इनका भी वहां कद थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा चिराग पासवान की बात हम कर लेते हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस, जो बात मैंने आपको शुरू में कही, चिराग पासवान का कद अगर एनडीए में छोटा होता है तो उसका मुख्य कारण और कोई नहीं, पशुपति पारस है। पशुपति पारस के कुछ बयानों को और कुछ क्रियाकलापों को मैं आपके सामने बता रहा हूं। जब बार बार नीतीश के बुलावे के बावजूद नीतीश के कहा था कि नीतीश कुमार के कहने पर ही पशुपति पारस को मंत्री भी बनाया गया, जदयू कोटे से बनाया गया, तब हवा उड़ी थी, तब भी नीतीश कुमार के बुलावे पर यहाँ तक कि इफ्तार तक में नहीं जाते हैं जी, तेजस्वी के इफ्तार में नहीं जाते हैं। चिराग पासवान क्या करते हैं? जाते हैं। नीतीश के इफ्तार में तो नहीं जाते हैं, लेकिन तेजस्वी के इफ्तार में जाते हैं। पशुपति पारस का पक्ष मजबूत है, पशुपति पारस बहुत मजबूत है, ईमानदार पक्ष लग रहा है उनका। फिर आप जब देखते हैं कि जिस दिन वो जाते हैं उसके अगले ही दिन केसी त्यागी कहते हैं कि चिराग को तो अब आ जाना चाहिए इस तरफ। राजद से पहले ही लोग कहते हैं कि आपको आ जाना चाहिए, कांग्रेस के लोग आपको बुलाने के लिए तैयार हैं, और अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये भी खबर आती है कि कांग्रेस से चिराग पासवान की बात चल रही है। अब बताइए, अंदर अंदर कांग्रेस से बातचीत चल रही है, जदयू उनको बुला ही रही है, राजद उनको बुला ही रही है, मतलब स्पष्ट है ना कि महागठबंधन में ये अपना ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं। तो भाजपा इस बात से अगर नहीं डरी तो किस बात से डरेगी? जिस तरीके से पिछले चुनाव में नीतीश के खिलाफ जाते रहते थे, एक सीट पे भाजपा के खिलाफ उतार दिए प्रत्याशी क्या, और तारापुर के संस्थान वहां भी भाजपा के खिलाफ ना। तो ऐसी स्थिति में क्या पशुपति पारस से ईमानदार वर्तमान में कोई दिख रहा है आपको प्रत्याशी? कोई पार्टी नहीं। निश्चित तौर पर एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पशुपति पारस है, और चिराग पासवान इसी वजह से कमजोर पड़ जा रहे हैं। एक और बड़ी बात है, हाजीपुर की सीट, चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर जाना चाहते हैं, ये उनका प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया जी। कितना कमजोर स्टेटमेंट था ये। प्रदेश अध्यक्ष अगर यदि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बचाव भी नहीं कर पा रहा, चुनावी राजनीति को कमजोर कर रहा है, डर पैदा कर रहा है कि वो भागना चाहते हैं जमुई छोड़कर, ऐसे तो हाजीपुर में भी अविश्वास हो जाएगा लोगों का कि फिर यहाँ से भी भाग जाएगा। हाजीपुर एक सुरक्षित सीट है, रामविलास पासवान का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से भी कई बार आ रहे हैं लोग। रामविलास पासवान का गढ़ रहा है, लेकिन चाचा अगर उतरेंगे तो आसान नहीं होगा जीतना। चाचा के खिलाफ तो देखिए चुनाव लड़ने का फिलहाल तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एनडीए चिराग पासवान के लिए फिलहाल फाइनल रिजॉर्ट है। वो भले कह रहे हो कि हम चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि वो गठबंधन कर चुके, वो तेजस्वी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। सीधा एकदम बात समझ लीजिए, वो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तेजस्वी से गठबंधन करने का मतलब तेजस्वी को अपना नेता स्वीकारना होगा। आपके विधायकों की संख्या 0, उनके विधायकों की संख्या 80, आप सीधे उनके अंडर सबऑर्डिनेट बन के चले जाते हैं, और ये पॉलिटिकल गलती, सबसे छोटी पार्टी हो जाएंगे महागठबंधन में। ये राजनीतिक गलती चिराग पासवान कभी नहीं करेंगे। अपने पिता की राजनीति से सीखते हुए वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, और इसी वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। एक और बयान याद दिलाते हैं, पशुपति पारस ने एक बार बयान दिया था कि मैं अंतिम क्षण तक जीवन के अब एनडीए में रहूंगा, और उसी वक्त आरोप लगाया था कि चिराग पासवान तो भाजपा में राजद से बातचीत कर रहे हैं, वो तो महागठबंधन में ही जाएंगे। क्या जवाब दिया था चिराग पासवान की पार्टी के लोगों ने? कुछ नहीं। किसी ने खुलेआम आकर इस बात का खंडन नहीं किया जी, और ये साबित करता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है जी। जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से हर बार ये बात कह रहे हैं पशुपति पारस, उनके प्रवक्ता देवयानी मित्रा ये कह रही हैं, निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ेगी, और ये बेचैनी हमें दिख रही है चिराग पासवान के एक्शंस में, उनके प्रवक्ताओं के जवाब में दिख रहा है कि अब एनडीए जो भाव नहीं दे रहा है उसकी वजह से बेचैनी बढ़ी हुई है जी जी। आरसीपी सिंह चुप हो गए हैं, एकदम चुप हो गए हैं, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। हो सकता अंदर अंदर कुछ बातचीत चल रही हो, लेकिन ऊपर पर समझ में आ गया कि अब समझ में उनको नहीं आ रहा, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है इसके आगे। वैसे ही चिराग पासवान भी अपने आप को उस स्थिति में डाल रहे हैं जहां से
भाजपा की तरफ तो रिश्ता मैंने बचाना मुश्किल ही हो जाएगा, आगे बढ़ना भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से आप इन दलों को जब आप साइड लाइन करते हैं, जब इनके राजनीतिक जो भविष्य है या राजनीतिक कद है उसकी विवेचना जब आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ज्यादा बाजी मार ली है इन लोगों से। सबसे अंत में एनडीए के वर्तमान जो कई दलों का एक बनने का चेहरा दिख रहा है, सुबगाहट जो दिख रहा है, उस सुबगाहट में सबसे दूर उपेंद्र कुशवाहा थे। इनफैक्ट उपेंद्र कुशवाहा तो उन लोगों में से है जो नीतीश और भाजपा के रिश्ता तोड़वाने वाले हैं, जो भाजपा के हारने पर बंगाल में चक्रव्यूह टूटने कहते हैं, जो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहने वाले हैं जी, वो एनडीए में का एक नंबर 2 कैसे हो सकते हैं? इसका कारण है रणनीति जी। जिस रणनीति और जिस वोट बैंक को सहेज कर उपेंद्र कुशवाहा गए थे नीतीश कुमार के साथ जी, उस रणनीति और उस वोट बैंक को तोड़कर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हुए जी। नीतीश से अलग होते ही कई एमएलसी जी, कई नेता, कई महत्वपूर्ण पदों के लोग सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हो गए। और उन लोगों के माध्यम से मैं तो ये तक कहूंगा कि आरसीपी सिंह के जो लोग हैं जो उनके साथ आए थे, अब वो भी सोच रहे कि अब तो जदयू में तो जा नहीं सकते हैं, आरसीपी चले गए तो हमारा तो पत्ता कट ही जाएगा जी, तो हम क्यों ना उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो जाए। ऐसे लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ रास्ता खोज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए कि लवकुश में सबसे बड़ा वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा का, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज से बनाती है, जायसवाल खुद पैचअप कराते हैं उपेंद्र कुशवाहा से, और जायसवाल खुद ही अमित शाह से मुलाकात करवाने लेकर जाते हैं। हाँ। और उस वक्त जिस वक्त आरसीपी सिंह दिल्ली में होते हैं जी, कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि उपेंद्र कुशवाहा के कद और उनके राजनीतिक जो एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है, उससे भाजपा को बहुत मतलब है। भाजपा इस बार नीतीश और महागठबंधन को कमजोर करने के लिए एकदम फूक फूक का कदम रखना चाहती है, कोई भी राजनीतिक समीकरण को तोड़ना नहीं चाहती है। और जिस दिन से उपेंद्र कुशवाहा ने अलग किया है खुद को जदयू से, उस दिन से लगातार वो कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हर दिन गिन के देख लीजिए, हर दिन उन्होंने जदयू का एक विकेट गिराया है जी, कम से कम एक विकेट हर रोज। तो अब इससे बेहतर उपेंद्र कुशवाहा क्या अपना प्रमाण दें। हाँ, एक बात जरूर है कि उपेंद्र कुशवाहा कौन किधर चल जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन भाजपा शायद यही अब समझ के चल रही है कि चूंकि जख्म बहुत गहरा है, नीतीश कुमार से तुरंत इनका राड़ा हुआ है, तो तुरंत तो नीतीश कुमार इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। और वहां महत्वाकांक्षा ललन सिंह की बहुत भारी है, ललन सिंह भी इनको चाहेंगे कि नहीं आए, क्योंकि इनके आने का मतलब है नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी ये बन जाते हैं, उस पार्टी का उत्तराधिकारी ये बन जाते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं भाजपा को और बिहार के सभी दलों को पता है, इंक्लूडिंग उपेंद्र कुशवाहा, कि जिस दिन जदयू समाप्त होगी, विलय होगी या फिर तबाह होगी, उस दिन सारे के सारे जदयू के लोग उपेंद्र कुशवाहा के पीछे खड़े नजर आएंगे आप। ये एक बड़ा उपेंद्र कुशवाहा का कहीं ना कहीं कहा जा सकता है दावा है इस जदयू की राजनीति पे, इस समता की राजनीति पर। इस दावे को कोई हटा नहीं सकता है जी। इस दावे को हटाने का एक ही तरीका है कि उपेंद्र कुशवाहा को रास्ते से ही हटा दो, उनकी राजनीतिक हत्या कर दो। तो वही ना किया गया। तो देखिए फिर से खड़े हो गए। उपेंद्र कुशवाहा फिनिक्स की तरह है, आग लगाइए फिर जल के वहीं खड़े रहते हैं, वहीं से शुरू। और निश्चित तौर पर इससे गठबंधन में आने वाले दलों को नुकसान हुआ है। एनडीए गठबंधन में प्रोबेबल्स का जो लिस्ट है उसमें कई लोग बहुत पीछे चले जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के आने से, निश्चित तौर पर। और उसमें पृथ्वी माली हो, मुकेश सहनी हो, इनसे तो भाजपा की बातचीत चल रही है, तो इन लोगों का जिक्र मैं यहाँ नहीं करूंगा। लेकिन ये तय मान लीजिए कि मांझी हो, चिराग पासवान हो, आरसीपी सिंह हो, इन सभी नेताओं का कद एकाएक बहुत गिर जाता है जब उपेंद्र कुशवाहा एक और कार्यक्रम घोषित कर देते हैं और उस कार्यक्रम में भी वो सबके पसंद करने जा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में 2 नंबर की कुर्सी प्राप्त कर चुके हैं और सबसे बाद में आकर अमित शाह की बगल वाली कुर्सी पर वो बैठ चुके हैं। 2024 की तैयारी में भी वो लग चुके हैं और लगातार राजगीर में 3 दिवसीय कार्यक्रम के जरिए वो पार्टी के नेताओं को संदेश भी देंगे आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा के लिए कैसे कार्य करना है।